अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये सवाल कल करा रहा था, इस सवाल को पूरा करने पे जो होमवर्क गया तो डिस्कस करता हूँ। होमवर्क कर लिए सारे? सही नहीं कौन था? वो कौन सा गया था? सही 20। अच्छा, नहीं गड़बड़ यकीनन होगी, बहुत बहुत गंभीर किस्म का सवाल था। ये लोटस एंटरप्राइजेस वाला सवाल कल करा था बोर्ड में, और लोकल सप्लाई तक कर लिया। लोकल सप्लाई वाली वर्किंग मैंने इसकी मिटाई नहीं थी, ये यही है। आपको कहा था सवाल दोबारा देख के आना। जिन्होंने अभी तक ये सवाल दोबारा नहीं देखा वो पहले लेक्चर नहीं रोके, सवाल दोबारा देखें, सवाल दोबारा पढ़े, सवाल दोबारा पढ़े। जितना सोल्यूशन किया था ये यहाँ तक देखें, फिर से आगे मैं चलता हूँ। हाँ, जरूरत है दोबारा करने की क्या? वालेकुम सलाम। कौन सी चीज़ की आइडिया भी नहीं पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया। इंपोर्टेड इंपोर्टेड के लिए तकरीबन सेम पैटर्न था, इसलिए मैं इसी वर्किंग के सामने ताकि आप लोगों को बार बार रेफर कर सकूं। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2016 की 900 में से 60% लोकल था, तो 900 में से 40% इंपोर्टेड होगा। कितना? 360 2017। इसमें भी महंगाई हो रही है ना, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड वाला भी महंगा हो रहा है कि नहीं? मटेरियल की महंगाई सिर्फ लोकल के लिए थी कि इंपोर्टेड के लिए भी है? पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो मटेरियल बढ़ेगा वो सिर्फ लोकल की बात की है, दोनों की है ना। पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये तो नहीं कहा कि सिर्फ लोकल बढ़ेगा, बस मटेरियल बढ़ेगा, तो 10% महंगाई इंपोर्टेड में भी है। अच्छा, पिछले साल इंपोर्टेड का स्टॉक था, इंपोर्टेड का स्टॉक नहीं था 16 कैन पे था 98। तो इसका मतलब ये मसला यहाँ भी आएगा कि कुछ पुरानी पड़ी हुई सस्ती चीजें होंगी, सारी की सारी अगर महंगी चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी, तो ये मसला यहाँ पर भी आएगा। तो बिल्कुल इस तरह इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले एक बार प्राइस चेंज इग्नोर कर देते हैं, पहले मैं प्राइस चेंज इग्नोर कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2017 की पिछले साल अगर 360 थी, तो अगर ज्यादा चीजें बनेंगी तो ज्यादा चीजें मटेरियल भी ज्यादा लेंगी, तो 1.3 यहाँ भी होगा। ये 1.3 किया था, ज्यादा चीजें बिकेंगी तो ज्यादा चीजें बनेंगी, ज्यादा चीजें बनेंगी तो फिर मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। तो ये वो जो 30% वॉल्यूम चेंज था ना, ये वो है। कितना हो गया? 468। पहले से कुछ सामान पड़ा हुआ है, ओपनिंग रॉ मटेरियल है, बिल्कुल है 98, तो ये इस्तेमाल होगा पहले। क्लोजिंग कितना होगा? बिल्कुल उसी तरह निकालने लगा मैं, दो तरीकों से निकाला था, या तो जो स्टॉक था और जो कंजम्पशन थी, यही रेशो 468 पे अप्लाई कर दें, या फिर 98 को 1.3 कर दें, बिल्कुल जैसे कल किया था 127.4।
कितना आया 497.4, ये क्या निकल आई परचेज निकल आई। जो हम 17 में परचेज करेंगे ये वो आ गई, जो हमें 17 में मटेरियल चाहिए होगा ये वो आ गई। ये वाली वर्किंग द्वारा देखिए हमें 17 में इतना मटेरियल इस्तेमाल करना है, इतना मटेरियल 17 के शुरू में पहले ही पड़ा होगा, ये इस्तेमाल हो जाएगा। इतना हमने क्लोजिंग रखना होगा, इसका मतलब इतना खरीदना पड़ेगा, तो ये हमारी 17 की परचेज आ गई। लोकल से इसमें एक चीज और डिफरेंट है, वो ये कि हम लोग इंपोर्ट्स को पहले एडवांस के थ्रू किया करते थे। पिछले साल तरतीब ये थी कि हम क्रेडिटर को सारा का सारा एडवांस दे दिया करते थे 100%, और फिर उसके महीने बाद चीजें दिया करता था। इस बात में लिखा है 16 में कोई एडवांस दिया था, 16 के एंड पे एडवांस दिया था, टेबल पे कहीं है कितना। पहले हम लोग 100% एडवांस देते थे, फिर चीजें आती थी। तो हमने अगर 16 के एंड पे एडवांस दे रखा हुआ है तो वो चीजें आनी है, अभी आ गई हैं, आनी है। और हमने जो एडवांस दिया होगा वो पुरानी प्राइस ही होगी या नई वाली महंगी होगी, पुरानी प्राइस होगी। अब वो चीजें अभी आनी है तो उनके और पैसे देने पड़ेंगे हमें? नहीं। दोबारा सुनिए पॉइंट, हमने 2017 में इतनी चीजें इस्तेमाल करनी है, रुपए इतने रुपए की चीजें इस्तेमाल करनी है, इग्नोरिंग प्राइस चेंज, इतने रुपए की चीजें इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल कंज्यूम इतना पहले से पड़ा होगा, इस्तेमाल हो जाएगा। तो इनका जो नेट आंसर आएगा उसका मतलब नहीं खरीदनी होंगी, नहीं खरीद के इस्तेमाल करनी होंगी। ये क्या है जो खरीद के रख लेनी है, इसका मतलब इतनी चीजें हमें 17 में खरीदनी है। ये वो चीजें हैं जो हमें 17 में इन चाहिए, या वो चीजें जो हम सोचें कि अच्छा खरीदें कि ना खरीदें। 17 में इतनी चाहिए जो 17 में हम खरीदेंगे, हम तक पहुंचेंगी, परचेज भैया हम तक पहुंचेंगी, तो ये वो है जो हमें 17 में मिलनी है। तो वो जो 16 में एडवांस पैसे दिए हुए हैं वो चीजें भी 17 में ही मिलनी है ना, यानी इस 497 में से 30 ऐसा है जो एडवांस के अगेंस्ट मिल जानी है चीजें। जो बाकी रह गया ना 467.4, यार फिगर चाहिए मुझे, अजीब सी लग रही है। ये जो बाकी 467.4 रह गया, ये वो चीजें हैं जो हम बाकी मार्केट में जाके और खरीदेंगे। ये एडिशनल परचेजेस हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, और जब इन एडिशनल परचेजेस को अब इंपोर्ट करने जाएंगे तो इसी रेट में मिलेंगी या महंगी मिलेंगी। हम इतनी परचेजेस और इंपोर्ट करेंगे ना, देखिए हमें 17 में इतनी परचेजेस करनी है, हमने इतनी परचेजेस करनी थी, इतने के पैसे पहले दिए हुए थे वो तो पहुंच जाएंगी, बाकी है जो हमें नई इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और नई इंपोर्ट जब करने जाएंगे तो वो हमें महंगी वाली मिलेंगी। तो एडिशनल परचेजेस जो हैं जो कि इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन 467.4 into 1.1 कितनी 514.14, ये होंगी जो हमें मजीद नई परचेज करनी पड़ेंगी। अच्छा टोटल परचेज 17 में हम कितनी कर रहे होंगे, ये और ये 30 के पैसे पहले दे चुके थे वो भी अब परचेज होंगी, और ये तो वैसे ही नहीं परचेज करनी, ये हो गई परचेजेस। 17 में कैश कितना जाएगा, 17 में कैश कितना जाएगा, हाँ जी देना होता था। अब हम लोग जितनी भी इंपोर्ट्स करेंगे, पहले क्या होता था, पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे और 30 डेज का एडवांस देते थे। 30 डेज का एडवांस नहीं लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है कि एडवांस देते थे और 30 डेज बाद ऑर्डर डिलीवर होता था। एली हैज नेगोशिएटेड विद द फॉरेन सप्लायर्स एंड एग्रीड दैट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यानी 2017 पेमेंट्स वुड बी मेड ऑन रिसीट ऑफ गुड्स, यानी अब हम चीजें खरीदेंगे, हम तक चीजें पहुंचेंगी तो पैसे देंगे। अब हमने टर्म्स एग्री करनी चेंज, तो हम तक 17 में इतनी चीजें पहुंचनी है ना, तो इंपोर्ट्स ही है ना, ये इंपोर्ट ही की बात हो रही है। एडवांस कितना जाएगा, कितना लिखा 40% एडवांस जाएगा, नहीं 40% नहीं एडवांस जाता, 40% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इंपोर्टेड, ये इंपोर्ट होता है। अब जो इंपोर्ट होता है विच इज कि वो एडवांस पेमेंट होती है, तो एडवांस पेमेंट सारी इंपोर्ट की होती है। अब हमें 2017 में इतने रुपए की चीजें खरीदनी है, इसमें से इतनी चीजें तो पहले ही एडवांस ऑर्डर दे चुके हैं, वो बस पहुंचेंगे और परचेजेस डेबिट हो जाएंगे। तो ये वो परचेजेस हैं जो हमने नहीं करनी होंगी, और अब जब नई परचेजेस करनी होंगी तो ऑर्डर देंगे, चीजें पहुंचेंगी तो पैसे दे देंगे, यानी कैश परचेजेस। तो अगले साल हमारी जेब से कैश कितना जाएगा, यही 514 जाएगा। तो इंपोर्ट्स के ऊपर 514, हाँ जी नोटेड। ये इंपोर्ट्स हैं, ये लोकल में नहीं बिठाया था इसलिए अब आप देखिए साथ लाइन बाय लाइन मैच करके दे सकते हैं, बिल्कुल तकरीबन वही पैटर्न है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एडवांस भी दिया हुआ था, और एडवांस जो दिया हुआ था वो भी परचेजेस। अब देखिए परचेज कब होती है, जब चीजें हम तक पहुंचती हैं। तो ये वो चीजें जो हमें 17 में चाहिए, 30 मिलियन तो वो है जो एडवांस के अगेंस्ट पहुंच जाएंगी, इतनी हमें और इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और अब मामला ये है कि इंपोर्ट करेंगे, चीजें हमें मिलेंगी, पैसे दे देंगे। तो हम इंपोर्ट इस साल इतनी करेंगे, ये इग्नोरिंग प्राइस चेंज थी, ये इन्फ्लेशन के साथ है, इतनी चीजें परचेज करेंगे, इतने ही पैसे दे देंगे, तो वो पेमेंट्स में मिल गया।
मटेरियल के बाद आगे क्या है, सवाल में आगे चलें। मटेरियल हो गया, आगे कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन वेरिएबल भी है, फिक्स भी है, तो मैं भी इनको अलग अलग लेके चल लेता हूँ। वेरिएबल कन्वर्जन और फिक्स कन्वर्जन। फिर इसी तरह से यहाँ आया हूँ तो लिख लेता हूँ वेरिएबल ऑपरेटिंग और फिक्स्ड ऑपरेटिंग, ठीक है ना। तो वेरिएबल कन्वर्जन को कह लेता हूँ वर्किंग 4, इसको वर्किंग 5, इसको वर्किंग 6 और इसको वर्किंग 7। चलिए अब ये वर्किंग करता हूँ, ये बता दूँ। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की वर्किंग करने लगा, वर्किंग 4। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट यानी लेबर होगी, इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। तो अब हम निकालते हैं कि इसके लिए कैश कितना जेब से जाएगा, क्योंकि कैश बजट बना रहे हैं ना। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पिछले साल की तो दी हुई है, उससे हम अगले साल का अंदाजा लगा लेते हैं। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पिछले साल की कितनी थी? 570, ये हो गई पिछले साल की। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 2017 की कितनी होगी? अब जरा ब्रैकेट को और से देखें और देखते जाए। जितनी पिछले साल थी कितनी? 570। ये पर यूनिट चीज है कोई क्या? ये टोटल है, टोटल है ना। पिछले साल कितनी कन्वर्जन कॉस्ट थी? अगर कोई महंगाई ना होती और नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज ना होते तो 17 में भी कितनी कन्वर्जन कॉस्ट होती? 570 ही होती। लेकिन जो कि सेल्स 30% ज्यादा होनी है तो गुड्स 30% ज्यादा बननी है, गुड्स बनाने के खर्चे 30% ज्यादा होने हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी 30% ज्यादा होगा कि नहीं? वेरिएबल है भाई, चीजें ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा बनेंगी तो वेरिएबल खर्चे उतने ज्यादा नहीं होंगे। वेरिएबल जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी वेरिएबल खर्चे उतने ज्यादा होंगे, तभी तो मटेरियल भी 30% बढ़ाया था। तो चूंकि ये वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है यानी लेबर है इसमें और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो खर्चे भी तो ज्यादा ही होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? तो इसलिए ये 30% ये भी ज्यादा होगा, ये हो गया इनटू 1.3। फिर इसके अलावा महंगाई भी होनी है कि नहीं? कितनी? 8%, ये आ गई महंगाई। ये वाली फिगर वही है जो मैं कल बार-बार समझा रहा था कि पिछले साल की वैल्यू जो कि देखिए ये टोटल वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है, यूनिट्स और रेट मिला के। रेट महंगा हो रहा है वो भी डाल दिया इसमें, क्वांटिटी बढ़ रही है वो भी डाल दिया। तो अगले साल की कन्वर्जन कॉस्ट ये होती, अगले साल की कन्वर्जन कॉस्ट ये होती। पॉइंट नंबर 2 का क्या इंपैक्ट होगा? पॉइंट नंबर 2 पर देखिए क्या इंपैक्ट है इसका। हाँ जी, पॉइंट 2 का क्या करें? पॉइंट 2 का क्या करें? पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्शन ज्यादा होने वाली है, अगले साल ज्यादा हो जाएगी, तो उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती है? जब हम ज्यादा बड़े लेवल पे काम करते हैं तो उसमें फायदा ज्यादा होता है, बरकत पड़ जाती है। उससे क्या होगा कि वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 5% कम हो जाएगी। तो ये हम कह रहे हैं बढ़ जाएगी, कहने कम हो जाएगी। इतनी पिछले साल कन्वर्जन कॉस्ट थी, अगले साल यूनिट्स और बनाएंगे तो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट भी बढ़ेगी, ये यूनिट्स बढ़ा दिया। और बिजली के रेट, लेबर के रेट महंगे भी होंगे, ये महंगाई होगी। पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पर यूनिट बनाने का जो खर्चा आता था अब वो पर यूनिट खर्चा कम हो जाएगा, यानी लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, तो इसमें कमी आएगी। इसमें कमी लानी है 5%, क्या करूं? ये 2017 की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट होगी कितनी? 760.27, 760.27, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन यही है। अब ये दो फिगर्स हमारे पास आ गई, इनसे हम पेमेंट्स बना लेते हैं। वेरिएबल कन्वर्जन के लिए पेमेंट का क्या आ गई है? पॉइंट नंबर 4, एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट, यानी मटेरियल के अलावा 25 दिन थे और 25 ही रहेंगे, वुड रिमेन द सेम। 25 दिन ही होते थे, 25 दिन रहेंगे। तो 25 दिन क्रेडिट पीरियड का क्या मतलब है कि 2016 में जितने एक्सपेंसेस थे उनमें आखिरी 25 दिन के एक्सपेंसेस की पेमेंट 17 में आएगी, और जो 17 के आखिरी 25 की अगले साल चली जाएगी, तो इस साल में कितने होंगे? 335। तो 335 दिन 2017 के और 25 दिन 2016 के, यानी 570 अगर 360 दिन का है तो 25 दिन का कितना? 760.27 अगर 360 दिन का है तो 335 दिन का कितना? इधर 39.58, 707.47। तो पेमेंट हो गई 747.05, ये हो गए पेमेंट फॉर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। फिक्स कन्वर्जन देखते हैं। फिक्स कन्वर्जन 2016 में कितनी थी? अच्छा, हम ये वर्किंग जो फिक्स कन्वर्जन की करने लगे हैं, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ लिखूंगा ना, पेमेंट है ना ये,
लेकिन जो सवाल में फिक्स कन्वर्जन दी हुई है उसके साथ देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं ना कैश में आती, तो मैं इस वर्किंग के अंदर जो फिक्स कन्वर्जन ले रहा हूं वो अदर देन डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, क्योंकि मैं ये वर्किंग कर ही रहा हूं कि कैश कितना लिखना है, तो अदर देन डेप्रिसिएशन 2016 की फिक्स कन्वर्जन कितनी थी? 40 में से 16 गए 24, 17 में कितनी होगी फिक्स्ड कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन? 17 में कितनी होगी? महंगाई होगी अगले साल कितनी? 1.08, और वो जो वॉल्यूम 30% बढ़ रहा है उसका फर्क भी आएगा, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है, तो सिर्फ महंगाई जो 30% चीजों का वॉल्यूम बन रहा है कि चीजें ज्यादा 30% बिकेंगी तो बनेंगी तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड तो है ही फिक्स इसलिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ने का फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 2017 में फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो जाएंगे फिर? 25.92। ये है 2016 का खर्चा, ये है 2017 का खर्चा, और पेमेंट्स बिल्कुल ऐसी ही हैं क्योंकि पॉइंट में लिखा हुआ है कि पेमेंट्स ऑफ अदर कॉस्ट, तो अब जितनी भी कॉस्ट है सबके लिए यही तरतीब चलेगी। क्या तरतीब चलेगी? 25 दिन 2016 में से और 335 दिन 2017 में से, तो 24 में से 25 दिन और 25.92 में से 335 दिन। 24 में से 25 दिन कितने हो गए? 6 4 आने दो, 24.12, 25.76। ये वाली कैलकुलेशन दोबारा चेक करना, 1.64 सही? सेवन है ना? हाँ मुझे ना ये याददाश्त में नहीं आ रहा था। नहीं, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब ये सारी कॉस्ट ना बिल्कुल जिसमें ऐसे होने लगा, बल्कि नोट कर लो, मैं चेंज कर देता हूँ, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट करने लगा है। अच्छा ये सवाल मुश्किल है, लेकिन बजटिंग में भी ऐसे ही होता है, ये इसी तरह से कॉम्प्लिकेशन ही चलती है। ये ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए, देखो ज्यादा नंबर का नुकसान होता है, कम नंबरों का फायदा है, जाएंगे तो थोड़े जाएंगे। कॉस्ट सोचते हैं, चलिए वर्किंग 6 वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2016 में कितनी थी? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2016 में कितनी थी? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2017 में भी कितनी होगी? पिछले साल अगर 730 थी, तो चूंकि ये वेरिएबल है, आप इसकी मिसाल समझ लें वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेल्स 30% बढ़ेंगी, तो ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? 30% ये भी 1.3 हो गया, और महंगाई तो होनी ही है, और वो जो मैंने वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में 7.95 से मल्टीप्लाई किया था, यहां भी करूं क्यों? क्योंकि इसमें कहा हुआ था कि कन्वर्जन कॉस्ट, ये कितना हो जाएगा? 102.4.92, तो 730 में से 25 दिन और 102.4.92 में से 335 दिन। दिखा दो 50.69, और इधर 953 पॉइंट कितना हो गया? 104 पॉइंट,
हाँ जी, कर ली कैलकुलेशन। इधर क्या है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मैंने कर ली कैलकुलेशन। कितना? 93। और अगले साल ये 93 बस सिर्फ महंगा हो जाएगा। फिक्स्ड कितना? 100.44। इस 93 में से 25 दें और 100.44 में से 335 दें, 6.46 और 99.93। हाँ ठीक। ये बन गया आउटफ्लोज। कोई और एक्सपेंस तो नहीं रह गया? नहीं। कितना हो गया इसका टोटल? कितना? 3168.35। और रिसीट्स और आउटफ्लोज का नेट टोटल हो जाएगा नेट कैश इनफ्लो 744 पॉइंट। और ओपनिंग बैलेंस होता तो वो भी लिख देते, नहीं है तो बस कैश बजट खत्म हो गया। ये है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल। अब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ही एक और जैसा सवाल कराऊंगा, फिर कल एक और जैसा सवाल कराऊंगा, फिर कैश बजट बहुत है, बल्कि होमवर्क दे दूंगा इसका एक जैसा मैं इसकी तरह का एक सवाल और मैं और कराऊंगा, बल्कि भी कराने दे रहा हूं। हाँ जी सही है, कोई बात नहीं। कितना को फंदा रहा है? 744.39 आ रहा है प्राइस की बुक में। हो सकता है रनिंग कॉपी में ज्यादा दफा की हो, बाकी फिगर्स देख लो। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत रनिंग कॉपी होगा, सही है। हाँ ठीक है। ये है जी ऑटम 16। अच्छा एक मैं इसका और करने लगा हूं, लेकिन उससे पहले जो आपको ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल दिया था, टेनिस ट्रेडिंग हो गया, पहले वो करते हैं डिस्कस। इसमें मैं सभी बता देता हूं, जो मसले मेरे ख्याल में होने थे आपको वो बता देता हूं। उसके अलावा कोई और मसले हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। आसान था वैसे कि मुश्किल था? ये कैश बजट का आखिरी सवाल था, कैश बजट नहीं आया तो अब आने के चांसेस हैं। अच्छा जी, टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड आपने किया होगा, मैं डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट आसान सा था, मैं फिर भी इसमें ना जो चीजें मुझे लगती है मैं बता रहा हूं। इनकॉर्पोरेट हुआ था बिजनेस सितंबर में, लेकिन उसने काम अक्टूबर में शुरू किया था। तो आपको इसीलिए जो सितंबर में कैश सेल्स वगैरह कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसने काम जो है वो शुरू ऑपरेशन वगैरह शुरू ही अक्टूबर में किए, ट्रेडिंग उसने अक्टूबर में शुरू की है। तो जो पैसा है चीजों से वो अक्टूबर में आ रहा है, सितंबर में नहीं आ रहा। पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। सेल्स अक्टूबर की बताई हुई थी, उसके बाद कहा था कि 2.5 मिलियन पर मंथ बढ़ती जाएंगी, नवंबर दिसंबर जनवरी, उसके बाद फिर फरवरी ऑनवर्ड सेल 25 तक हो जाएंगी। तो सेल्स की जो वर्किंग बन की हुई है इसमें 12 मिलियन अक्टूबर की है, फिर वो 2.5 बढ़ के 17 हो गया, 14.5 हो गया, फिर 2.5 बढ़ा 17 हो गया, फिर 2.5 बढ़ा 19.5 हो गया, उसके बाद वो 25 मिलियन पे चला गया, फिर हर महीने 25 मिलियन ही रहेगा। ये पॉइंट नंबर 2 में क्लियरली लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इनका 30% कैश सेल्स है, तो हर महीने की सेल्स निकालने के बाद जैसे पहले भी हम करते हैं उसका 30% लेते गए तो वो कैश सेल्स में लिख दिया। सितंबर खाली है क्योंकि सितंबर में सेल नहीं है। फिर डेटर्स का क्या किया, डेटर्स के बारे में लिखा हुआ था कि जो डेटर्स हैं वो अगले महीने पैसे दे देते हैं, तो जो पिछले महीने की सेल थी उसका 70% क्रेडिट सेल हो गई और वो अगले महीने में लिख दी। तो ये ऊपर कैश के फेस के ऊपर ही उन्होंने कह दिया ब्रैकेट के अंदर के सेल ऑफ प्रीवियस मंथ इनटू 70%। तो पिछले महीने की 70% क्रेडिट सेल और पैसे मिलने इसके अगले महीने। तो अक्टूबर में जो पैसे मिलने हैं वो जीरो है, क्यों? क्योंकि सितंबर में सेल ही कोई नहीं हुई। तो अक्टूबर की सेल के पैसे नवंबर में, तो आप देखेंगे डेटर के पैसे फिर नवंबर ऑनवर्ड आ रहे हैं। ये हो गए रिसीट्स। पेमेंट्स वाली साइड देख लेते हैं। परचेजेस 2 महीने बाद पैसे होने, और स्टॉक है, स्टॉक कितना है? अगले महीने की सेल का 80%। ये पहले भी 2 सवाल में डिस्कस हो चुका कि अगर सेल्स का 80% है तो असल में वो सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80%। तो पहले हम सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचेंगे, और उसके लिए पॉइंट नंबर 6 में बताया है कि जीपी मार्जिन 30%। देखिए वर्किंग 2 के अंदर सेल्स का 70% लिया तो हर महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा ये ना जो आईकैप का सॉल्यूशन है उसमें कोई कॉलम शायद ये जो सेल वाली है ना, ये कॉलम थोड़ा आगे पीछे हो गए। ये आप जिनके पास पैक की बुक है और मेरे ख्याल में आईकैप में भी सॉल्यूशन इसी तरह से ही है, उनकी हेडिंग्स क्योंकि नहीं लिखी हुई इसलिए उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी स्टूडेंट को। मैं आपको कॉलम की हेडिंग बता देता हूं। वर्किंग 2 के अंदर और वर्किंग 1 के अंदर राइस की बुक में वो है कॉलम की हेडिंग्स जी। और परचेज नहीं,
नहीं, लेकिन ये जो पैक की बुक में है और आई कैप में भी ये मुझे लगता है कोई थोड़ी हेर फेर हो गई है कॉलम की। जो लोग पैक की बुक से सोल्यूशन देख रहे हैं उसमें ना महीने आगे पीछे हो गए, तो ये आप हाथ से लिख लीजिएगा। ये जो वर्किंग वन के अंदर मंथली सेल लिखनी है 12, ये अक्टूबर है, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी है। लेकिन जो नीचे परचेजेस वाली जगह पर आप देखेंगे, पहले में डैश लगा हुआ है, दूसरे में 8.4 लिखा हुआ है, वो महीने फिर सितंबर और अक्टूबर वगैरह है। तो ये ना जिनके पास पैक की बुक है, पेज 265 पे बता रहा हूँ, वर्किंग वन मंथली सेल में महीनों के नाम ऊपर लिख लें, कुछ कॉलम आगे पीछे हो गए। 12 सितंबर में है, फिर उसके बाद है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। और वर्किंग टू जो है उसमें जो पहला डैश वाला कॉलम आ रहा है ये सितंबर का है। जिनके पास पैक का सोल्यूशन है वर्किंग वन, 12 जो फिगर है उसके ऊपर अक्टूबर है, आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये वर्किंग वन के कॉलम के नाम लिख लें। उसके बाद जो वर्किंग टू है उसमें जो कॉलम के ऊपर नाम नहीं लिखे वो लिख लें। जो पहला कॉलम है जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल डैश आ रही है, ये सितंबर का कॉलम है, सितंबर। उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये कॉलम के नाम लिख लीजिएगा। अच्छा, तो सेल्स के ऊपर 70% लगाया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। और ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि अगले महीने की सेल्स का 80% स्टॉक है, यानी अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल का 80% स्टॉक है। तो अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल का 80% पिछले महीने में दिखा दिया, यानी जो अक्टूबर की सेल होनी है वो सितंबर का क्लोजिंग बना दिया। लेकिन ये 80% रहेगा कब? दिसंबर तक। लेकिन उसके बाद जो जनवरी की सेल्स का है वो 85% लगना। तो जो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक आना है वो जनवरी का 85% आना है। नहीं, जो आपको अच्छा अप टू दिसंबर, तो जो दिसंबर तक है क्लोजिंग स्टॉक वो 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल है, लेकिन जो जनवरी और फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 85% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल होगा। फिर इसके बाद परचेजेस देख लेंगे, और परचेजेस के बारे में कहा हुआ है कि परचेजेस पे की जाएंगी 2 महीने बाद, यानी जो सितंबर की परचेजेस हैं उनका कैश आपको नवंबर में नजर आएगा। तो ये आ गया पेमेंट टू सप्लायर। उसके बाद वेजेस और बाकी चीजें आसान ही हैं। कमीशन वाली फिगर समझ लें। कमीशन के बारे में लिखा हुआ है कि जो क्रेडिट सेल्स हैं उन क्रेडिट सेल्स में से भी 80% उनके ऊपर हमने 5% कमीशन देनी है। तो पहले तो क्रेडिट सेल्स निकालें, यानी पूरी सेल्स का 70% लेंगे तो क्रेडिट सेल्स बनेगी, फिर उन क्रेडिट सेल्स का फिर 80% लेंगे तो वो बनेगी जिन पर कमीशन दिया है, और फिर 5% लेंगे तो कमीशन की अमाउंट आएगी। और चूंकि ये नेक्स्ट मंथ पैसे देने हैं तो पिछले महीने की सेल्स का 70% क्रेडिट सेल्स का 80%, क्रेडिट सेल में से 80% का 5% ये कमीशन आ गया। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए हैं। इंटरेस्ट में क्या करेंगे कि हर महीने हम देखेंगे कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अगर वो ओवरड्राफ्ट में जा रहा है, जो कि जा रहा है, तो हमें फिर उस पे बैंक को इंटरेस्ट भी देना है। तो पहले हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, नजर आ गया कि वो क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव है यानी ओवरड्राफ्ट है, तो फिर हम उस पे 10% लगाएंगे। लेकिन इसमें टेक्निकल गलती बच्चे जो बोंगे मारेंगे वो ये भूल जाएंगे कि हम मंथली बना रहे हैं और 10% पर एनम है, तो उसको 1/12 करना नहीं भूलना। तो इंटरेस्ट 1/12 लगेगा, फिर ये भी पैसे बैंक से कटेंगे और क्लोजिंग बैलेंस फिर और कम हो जाएगा। फिर अब जो और कम होगा वो फिर अगले महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये इस सवाल में पॉसिबल मसले हो सकते थे जो मैंने आपको समरी बता दी। इसके अलावा मजीद कुछ पूछना है तो आप उसको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी क्या हो गया, हमारे कैश बजट के 3 सवाल क्लास में हो गए, 2 होमवर्क डिस्कस हो गए। कैश बजट का ट्रेडिंग बिजनेस, फिर कैश बजट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक सवाल ये किया है, एक मैं भी एक और कराने लगा हूं। स्प्रिंग 20 यानी कैश बजट का सवाल आ जाएगा। स्प्रिंग 20 कैश बजट का सवाल कर लेते हैं, रह जाना। तो कैश बजट का मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक सवाल अभी कराया और एक इसी पैटर्न का एक और सवाल करने लगा हूं। और ये एक और सवाल जो कराऊंगा इसके कराने के बाद कैश बजट बहुत है मेरी तरफ से, लेकिन आपको मैं कल, आज नहीं, आज आपका होमवर्क होगा, यही सवाल आपने दोबारा करना है। आज का होमवर्क है जो ये किया है ये दोबारा करना है, और जो कराने लगा हूं आपने दोबारा करना है, यानी मेरा किया हुआ ही आपने दोबारा सॉल्व करना है। आज का होमवर्क यही है। कल फिर मैं आपको एक और कैश बजट का सवाल दूंगा, वो आपने ही करना होगा। सोल्यूशन मैं दूंगा उसका, आई के बारे में सोल्यूशन ठीक है, लेकिन मैं एक सोल्यूशन और बता दूंगा, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो कल होमवर्क दूंगा, आज वाला होमवर्क यही जो सवाल किए हैं इन्हीं को आपने दोबारा करना। अब आप ऐसा करिए, पढ़ लीजिए स्प्रिंग 16 होगा। पैक की बुक है तो रेनबो प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पेज 260, राइस की बुक में क्वेश्चन 7 पेज 408, रेनबो पेंट्स लिमिटेड। और आई कैप में भी है, लेकिन इसका आई कैप का सोल्यूशन गलत है, और पैक वाला सोल्यूशन भी चूंकि मैंने आई कैप वाला कॉपी किया हुआ है वो गलत है, और राइस वाला भी शायद गलत ही है। क्या गलती है मैं आपको बताता हूं, इसमें मटेरियल कंजम्पशन दिखाना तो दिखा लो। हां गलत है, राइस वाला सोल्यूशन भी गलत है क्योंकि मैंने आई कैप वाला ही छापा हुआ। मैं करके आपको बताता हूं क्या गलती है। रेनबो पेंट्स लिमिटेड वाला सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ो तो बताना। कर लिया। ये तकरीबन मिलता जुलता सवाल है जो भी हमने किया है। ये असल में डाटा कम है क्योंकि इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें सिर्फ कैश बजट था, इसमें इनकम स्टेटमेंट भी है। तो अभी इसका मैं पार्ट बी कैश बजट करा रहा हूँ, कल फिर मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट कराऊंगा। हाँ, अभी कैश बजट का सवाल करा के बस कल इनकम स्टेटमेंट है। इस सवाल में एक नोट लिख लें। सवाल में नहीं, मतलब वैसे लेक्चर नोट में नोट लिख लें। कोई बात नहीं, पीछे पेज पे लिख लो, ऊपर में लिख लो, कहीं किसी के ऊपर लिख लो, कहीं लिख लो। एक नोट ये लिख लें, ये अगले चैप्टर्स में भी काम आएगा कि आपको है। हाँ, एक पॉइंट है कि आपको ना टोटल सेल्स का रेशियो बताया होता है कि इसमें से इतने % क्रेडिट है, इतने % कैश है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जब खामोशी हो तो क्या करना है। बाय डिफॉल्ट ये रेशियो यूनिट्स पे लगता है या कह लें कि ग्रॉस सेल्स पे लगता है। ग्रॉस सेल्स से मुराद है कि अगर कैश सेल्स, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ग्रॉस सेल्स 100 मिलियन है, इनमें से 25% कैश सेल्स हैं और 75% क्रेडिट सेल्स हैं। ये जो 25 मिलियन कैश सेल्स हैं, इन पे हमने क्रेडिट सेल वालों को तो नहीं, कैश वालों को 10% डिस्काउंट भी देना होता है। यानी इफेक्टिवली हमारी कैश सेल रह जाती है 22.5 मिलियन। तो कैश सेल्स तो यही है ना, सेल तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही होती है ना। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद की फिगर है, ये है असल में कैश सेल्स। ये तो लोटस वाला सवाल किया था कि क्या किया हुआ, ट्रेड डिस्काउंट के बाद की फिगर को कैश सेल का है ना। तो क्या इसमें और इसमें 25-75 की रेशो है? नहीं, वो किसमें थी? ग्रॉस में थी। तो आपको जब टोटल सेल्स का रेशो कि कैश क्रेडिट इतना है, या तो वो यूनिट्स में बताया होता है या वो बात ग्रॉस सेल्स की हो रही है। यानी डिस्काउंट तो हमने कैश सेल पे देना है उससे पहले, उसके बाद वाले पे नहीं। जो आपको टोटल सेल की रेशो बताई होगी वो रेशो की कैश इतना क्रेडिट इतना, वो ग्रॉस सेल की रेशो होती है, यानी डिस्काउंट वगैरह से पहले। ये नोट लिख लें। लिख लिया, नोट लिख लिया। कैश बजट है, ये मैं अभी इस वक्त पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि पार्ट ए मैंने भी नहीं सिखाया, बजट प्रॉफिट लॉस भी नहीं सिखाया आपको, अगली क्लास में इंशाल्लाह। 29 12 सेल्स की वर्किंग कर रहा हूं। सेल्स की वर्किंग कर रहा हूं। पिछले साल की सेल्स गिवन है और उसमें कैश भी थी और क्रेडिट भी थी, और पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सेल्स वॉल्यूम और सेल प्राइस बढ़ जाएंगी। रेशियो ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स वुड बी 25-75। पिछले साल भी 25-75 थी। नहीं, वुड बी 25-75, यानी अगले साल 25-75 की रेशियो होगी। कैश सेल्स आर मेड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी पिछले साल कितनी करते थे डिस्काउंट, अगले साल कितना करेंगे। कैश सेल्स आर मेड एट 5% डिस्काउंट, तो ये अगले साल की बात हो रही है या हर साल ऐसे ही होता है? हर साल ऐसे ही होता है। कैश सेल्स आर मेड तो हर साल ऐसे ही होता है, इसका मतलब 16 में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये जो 16 के अंदर 19 मिलियन की कैश सेल्स दी हुई है, सेल्स इनकम स्टेटमेंट में जब आती हैं तो वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही आती हैं। तो ये जो 19 मिलियन है 5% डिस्काउंट के बाद है, पहले के बाद है। और हमने 25-75 किसको बांटना है, ग्रॉस को। तो पहले हमें पिछले साल की ग्रॉस निकालनी पड़ेगी। 2016 की टोटल ग्रॉस सेल्स कितनी थी? टोटल ग्रॉस सेल्स 2016 की 109 दी हुई है ना बाहर, 19 इसमें से कैश है तो बाकी वो क्रेडिट है, और कैश का ग्रॉस निकालना है तो ऐसे, ये क्रेडिट और ये नेट को ग्रॉस कर दी। 19 दी है ना, 5% के बाद है, यानी वो 95% है, तो उनको ग्रॉस कर दिया। तो पिछले साल की जो ग्रॉस सेल्स थी वो कितनी थी? ये पिछले साल की ग्रॉस सेल्स थी। मैं ग्रॉस सेल्स क्यों निकाल रहा हूं, बताया था कि आपको अगले साल की कैश और क्रेडिट सेल्स के लिए कहा हुआ है कि 25-75 होगी। तो क्या चीज है जिसको 25-75 बांटना है? ग्रॉस सेल्स को बांटना है। अगर ये 2016 की ग्रॉस सेल्स हैं तो 2017 की ग्रॉस सेल्स कितनी होगी? बिल्कुल कल वाला काम, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगी। कितनी वॉल्यूम, कितना बढ़ेगा? 1.1 और इनटू पिछले साल में क्वांटिटी 1.3 की थी, ये 1.3 आ गई। पिछले साल में प्राइस नहीं बढ़ाई थी, अब बढ़ गई 1.05। तो 2017 की ग्रॉस सेल्स कितनी होगी? अब इस 127.05 में से क्रेडिट कितनी होगी? 127.05 में से 75% होंगी क्रेडिट सेल्स
उसके लिए तो चाहिए थी ना। 95.29 और कैश सेल्स होंगी 127.05 का 25% लेकिन 0.95। ये क्या किया मैंने, लेकिन डिस्काउंट दे दिया 30.1। और चूंकि यही मैंने निकाल ही ली है इसलिए यही कर देता हूँ, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स कर तो यही हुआ है। डेटर से रिसीट्स का क्या हिसाब किताब होगा? पॉइंट नंबर 2, डेटर से 35 दिन में पैसे मिलते हैं, तो आइंदा भी ऐसे ही होगा। तो पिछले साल के 35 दिन 35 डेज ऑफ 2016 की सेल और इस साल के 325 दिन की सेल। तो 90 में से, पिछले साल 90 थी ना क्रेडिट सेल, 35 दिन और 95.29 में से 325 दिन, 8.75। पॉइंट 0 चलिए यार 3 कर लेते हैं। तो रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा 94.78, कैश सेल्स हो गई 30.17 और ये हो गया 94.78। तो रिसीट्स बन गई 124.95। ठीक है, हाँ जी सही है। आउटफ्लोस, इसमें पिछले से अच्छी बात यह है कि पिछले में 2 मटेरियल थे तो मैं डबल वर्किंग करनी पड़ी थी, यहाँ पर एक ही है। तो मटेरियल के सप्लायर्स, और ये बिल्कुल वैसी सी वर्किंग है। अच्छा, सोल्यूशन में ये फिगर पीछे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्प्रिंग 2016 में ये सवाल पहली दफा टेस्ट हुआ था इस तरह, इससे पहले इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग के सवाल नहीं आते थे। और ये होता इस तरह से है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाता है, और चूंकि वो पहली दफा बनाया होता है तो उसमें सवाल बनाने वाले की भी और सोल्यूशन बनाने वाले की भी भाई एक लेवल तक सोच जाती है। फिर अब जब वो सवाल सामने आ चुका होता है फिर उसको जब दोबारा और किया जाता है तो हो सकता है उसमें और गहराई पता चल जाए। तो हुआ ये था कि 2016 में सवाल पहली दफा आया, और ये जो मैं भी मटेरियल सप्लाईज की वर्किंग करूंगा, ये चूंकि पहली दफा था तो सोल्यूशन बनाने वाले से ये मामला हैंडल नहीं हुआ एक्यूरेटली, और ये गलत सोल्यूशन ही स्प्रिंग 16 में भी आया। फिर यही सवाल आगे 2-3 दफा टेस्ट हुआ, यानी यही वाली वर्किंग, लेकिन तब तक सवाल बनाने वाले में और गहराई आ चुकी थी, तो उसने अगली अटेम्प्ट में ये ठीक कर लिया होगा। ये जो मैं पॉइंट बताने लगा हूं एक्चुअली वही पॉइंट है जो कल हम ऑटम 16 में कर रहे थे। पहली दफा स्प्रिंग 16 में आया था, सही गहराई में नहीं जा सके, अगली दफा सवाल बनाने वाले ने और वॉर किया तो वो और वॉर करके और बेहतर चीज बन गई। तो स्प्रिंग 16 का जो सोल्यूशन किताबों में छपा हुआ है वही आई कैप वाला गलत वाला है जो कि ठीक हो जाना चाहिए था। अच्छा, इसी तरह की चीज मैं अभी इंतजार कर रहा हूं आई कैप से क्लियर करनी है। ये जो सवाल किया था सिग्मा बीटा वाला प्रोसेस में, सिग्मा बीटा थीटा, फिर उसके बाद वो ऑटम 17 का एक सवाल किया था, उसमें भी एक टेक्निकल फ्लॉ लग रहा है मुझे कुछ अरसे से, तो वो मैं पहले आई कैप से क्लियर कर लूं उनके सोल्यूशन में, हो सकता है मैं वो उसमें कुछ अमेंड करा दूं बाद में। तो जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनता है ना तो अगली दफा में चूंकि सोचने वालों के सामने पिक्चर आ जाती है, फिर उसको और करके और इंप्रूव कर लेते हैं। तो इस दफा स्प्रिंग 16 में ये चीज पहली दफा टेस्ट हुई थी और जो सही हैंडल नहीं हो सकी, अगली टाइम से इसको बेहतर कर लिया। क्या भी मैं बताता हूं तो पता चल जाएगा आपको। मटेरियल की वर्किंग करने लगा, सप्लायर की। अच्छा, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। क्या मटेरियल महंगा भी हो रहा है लेकिन पहले भी कुछ पड़ा हुआ था, तो क्या मसला होगा? फिर जो अगले साल मटेरियल इस्तेमाल होगा उसमें कुछ पुराना सस्ता वाला और बाकी नया महंगा वाला, इस मिक्सचर की वजह से क्या कहूं फिर मैं वर्किंग को? बिल्कुल पिछले सवाल में क्या किया था, पहले इग्नोरिंग प्राइस चेंज किया था। तो अभी भी ऐसा कर लेते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2016 में कितनी थी? 30 है शायद। अरे वो तो इनकम स्टेटमेंट है ना, 30। 16 में इतनी मटेरियल कंजम्पशन थी। 2017 में पहले कर लेते हैं इग्नोरिंग प्राइस चेंज, बिल्कुल जैसे पिछला सवाल किया था। इग्नोरिंग प्राइस चेंज 17 का रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा? 30। 17 में चीजें और क्वांटिटी में ज्यादा बिकेंगी, कितनी ज्यादा बिकेंगी? 10%। 10% ज्यादा बिकेंगी तो बनेंगी भी 10% ज्यादा। जब ज्यादा 10% बनेंगी तो फिर मटेरियल ओवरहेड सब 10% ज्यादा लगेगा, तो वो क्वांटिटी चेंज आ गई। तो फिर कितनी मटेरियल कंजम्पशन होनी है अगले साल? 33। ये बिल्कुल कल वाले सवाल के ऊपर पैटर्न पे कर रहा हूं मैं। ओपनिंग कितना? ओपनिंग दिया नहीं है लेकिन एक अंग्रेजी में समझाया हुआ है, यानी 16 का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ लेकिन एक अंग्रेजी में समझाया हुआ है। क्या? नहीं, वो फिनिश गुड्स की बात हो रही है। हम रॉ मटेरियल की बहुत केयरफुल पढ़ा करें सवाल। ओपनिंग क्लोजिंग सेम जो है ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 3 दूसरा सेंटेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी क्वांटिटी वुड बी सेम, ये फिनिश गुड्स की बात है। रॉ मटेरियल का सेंटेंस इससे पिछला है क्या, कि जो कंजम्पशन है ना पूरे साल की उसको 30 डेज का निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो इन्वेंटरी होगी। यानी 16 की कंजम्पशन कितनी थी? 16 की कंजम्पशन ये 16 की कंजम्पशन थी, 30 दिन की कंजम्पशन निकालनी है तो क्या करें? 30/360। 16 की कंजम्पशन ये थी, 16 की, तो कंजम्पशन के 30 दिन के बराबर स्टॉक होता है, तो 16 में स्टॉक इसका मतलब कितना था? कितना था?
और यही काम अगले साल 17 में भी होगा। तो 17 में कंजम्पशन 33 होगी, तो 30 दिन के लिए क्या करेंगे, या आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कल किया था। चूंकि स्टॉक और कंजम्पशन का रेशियो सेम है, तो जब कंजम्पशन 10% बढ़ गया तो आप स्टॉक को भी 10% बढ़ा सकते हैं। ये निकलेंगी 17 की परचेजेस कितनी, 25। इतनी हमें 17 में चाहिए होंगी परचेजेस, लेकिन जब खरीदने जाएंगे तो कीमतें बढ़ गई होंगी, इन्फ्लेशन डाल के ही चीजें महंगी मिलेंगी। कितनी कितनी इन्फ्लेशन लगनी है, 33.25 पे। मटेरियल में कितना महंगा हो जाना है, पॉइंट नंबर 5 यानी 1.1। कितना हो गया, और इसके लिए पेमेंट टर्म्स क्या एग्रीड है, क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट टर्म्स क्या एग्रीड है। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 40 दिन की है, तो 2017 की परचेजेस में से कितने दिन के पैसे पे हो जाएंगे, 320 दिन के। 36.58 इंटू 320 ओवर 360 कितना, 32 पॉइंट। और 2016 में से, लेकिन 2016 की परचेजेस नहीं पता, तो एग्जामिनर की मेहरबानी कि उसने हमें इस लाइन को कैलकुलेट करने के चक्कर में डालने की बजाय ये जो भी फिगर होती ये वो होती ना जो 16 में चीजें खरीदी थी, पैसे तब नहीं दिए थे, तो क्या थे भैया 16 के क्रेडिटर्स, वो दिए हमें सवाल में। कहाँ दिए हमें, पॉइंट नंबर 4 में दिए हमें। तो ये वो पैसे हैं जो 17 में आके हम देंगे, तो वो जो यहाँ लिखना था ना 40 दिन और 2016, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद दे दिया हमें। कितने, 3। तो पेमेंट कितनी बन जाएंगी, 35.52। ठीक, आगे क्या है, मटेरियल के बाद है कन्वर्जन वेरिएबल, कन्वर्जन फिक्स, ऑपरेटिंग वेरिएबल, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल वैसी 4 लाइनें जैसे पिछले सवाल में थी, वेरिएबल कन्वर्जन, फिक्स्ड कन्वर्जन, वेरिएबल ऑपरेटिंग और फिक्स्ड ऑपरेटिंग, वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5 और वर्किंग 6। नोटेड, बता दूं। अच्छा, ये चारों बिल्कुल वैसी सी लाइनें हैं जैसे पिछले सवाल में थी, तो उसको मैं स्पीड से करता हूं। ऑल अदर कॉस्ट के लिए पेमेंट टर्म्स क्या है, 25 दिन। ये जरा स्पीड से होने लगा। वर्किंग 3, वेरिएबल कन्वर्जन 2016, वेरिएबल कन्वर्जन 2017, पेमेंट्स
25 दिन ऑफ 2016 और 335 दिन ऑफ 2017 वर्किंग 4 फिक्स्ड कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 2016 फिक्स्ड कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग, बिल्कुल पिछले साल की तरह इसलिए मैं स्पीड से कर रहा हूँ। 2017 पेमेंट्स 25 दिन 16 के और 335 दिन 17 के। चल 2016 में वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 18। 17 में एक तो इसमें वॉल्यूम चेंज आएगा। वॉल्यूम चेंज क्यों आएगा? क्योंकि सेल्स ज्यादा होंगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वेरिएबल खर्चे ज्यादा होंगे। 1.1। इसके अलावा महंगाई भी आनी है। कितनी महंगाई आनी है? वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस 8%, 1.08। तो 18 में से 25 दिन और 21.38 में से 335 दिन, 1.25, 21.15। दो 2016 के फिक्स्ड कन्वर्जन डेप्रिसिएशन के अलावा 9 मिलियन फिक्स्ड है, इसलिए ये सिर्फ महंगा होगा। 9.72 मिलियन, 9 मिलियन में से 25 दिन और 9.72 में से 335 दिन, 0.63, ये 9.72 है, 9.05, तो ये हो गया 9.68। और बिल्कुल इसी तरह से वेरिएबल कन्वर्जन, वेरिएबल ऑपरेटिंग, हाँ जी, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2016 के 25 मिलियन। क्योंकि वेरिएबल है तो इनमें वॉल्यूम चेंज भी आएगा और महंगाई भी आएगी। 29.7 और 25 मिलियन में से 25 दिन और 29.7 में से 335 दिन, 1.74, 27.64, 29.38। ये बिल्कुल वो कल वाले जैसे ही है, आसान। पिछले साल फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन के अलावा इसके साथ इनकम स्टेटमेंट, हाँ वो कल बताऊंगा। वो ये आधा काम से हो गया, मैं आधे से ज्यादा हो गया। मैं बिल्कुल ऐसे ही। डेप्रिसिएशन के अलावा 5 मिलियन है और अगले साल ये 5 मिलियन महंगा हो जाएगा। तो 5 मिलियन में से 25 दिन और 5.4 में से 335 दिन, 0.35, 0.2। ये मेरे ख्याल में पौने 2 घंटे का हो गया। लास्ट चीज है अभी और, ये इसमें चीज, ये तो वो आइटम थी जो पिछले साल भी इनकर हुई थी। इस साल एक नया काम भी होना। पॉइंट नंबर 6 में कि हम एक नया एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं। जिस बंदे ने हमसे ये एग्री किया कि वो हमारी 6 महीने तक ये कैंपेन करेगा और हम उसको पैसे देंगे 3-3 मिलियन करके। एक 3 मिलियन देंगे सितंबर में और एक 3 मिलियन देंगे मार्च में। तो मार्च तो हमारे से आगे निकल जाएगा ना, हम तो फरवरी तक बना रहे हैं, तो मार्च वाली पेमेंट तो आगे निकल जाएगी, तो 3 मिलियन वाली पेमेंट आ जाएगी। 3 ये हो जाएगा पेमेंट्स यानी आउटफ्लोस का टोटल, और इसमें भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो बस सिर्फ इसके नीचे आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है। ये हो गया जी कैश, चलो हो जाएगा। ये हो गया कैश बजट है 104.11 सही है, और बाकी नेट आ जाएगा जो भी 20 पॉइंट समथिंग। कैश बजट काफी है। इसमें आपका होमवर्क आज का यही है कि आपने यही सवाल दोबारा करने हैं।
तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में भी बेहयाई होती है वो उसे ऐबदार बना देती है, ऐब, फॉल्ट, और हया जिस चीज़ में भी होती है उसे ज़ीनत अता करती है। दोबारा, जिस चीज़ में बेहयाई होती है वो उसे ऐबदार बना देती है, मतलब फॉल्ट आ जाता है उसमें, वो चीज़ सही नहीं रहती, और हया जिस चीज़ में भी हो उसे ज़ीनत अता करती है। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।